हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा पृथ्वी और सौरमंडल में उसकी क्या स्थिति है और हमारी पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आखिर में हमने देखा था कि पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की, परिक्रमण और परिभ्रमण गति। उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पृथ्वी के संबंध में हम आगे कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हमने ये देख लिया कि पृथ्वी का परिक्रमण पथ कैसा है, वो अपने स्थान पर परिभ्रमण करती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब बात आती है पृथ्वी के आकार की। तो अगर हम पृथ्वी के आकार की बात करें, यानी उसका आकार कैसा है, तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, नारंगी के समान है, गेंद के समान है। ठीक है, ये सब एक सामान्य सी बातें हैं। लेकिन अगर हम उसके आकार को सही शब्दों में स्पष्ट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो आकार है वो है लधवक्ष गोलाभ। लधवक्ष गोलाभ का मतलब सीधा सीधा ये है कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा की ओर बाहर निकली हुई है। तो ये हमारे पृथ्वी का आकार हो गया। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि पृथ्वी उत्तरायण दक्षिणायन स्थितियां बनती है और साथ ही में उसका प्रभाव भी पड़ता है। हमने कुछ तिथियां देखी थी, एक बार हम वापस देख लेते हैं। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर, हमने ये तिथियां देखी थी। और इसमें हमने देखा था कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये ऐसी तिथियां हैं जब पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। और फिर हमने ये देखा 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यही हमने देखा था। लेकिन अब ये क्यों होता है, ये क्या स्थितियां बनती है, ऐसा क्यों होता है कि यही उत्तरीय गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में प्रभाव डालते हैं इन्हीं तिथियों को, ये हम आज आगे पढ़ेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी को अगर हम दो भागों में बांट दें, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, ये दो भागों में बांटती है। ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध वाला भाग और दक्षिण का भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग। ठीक है, अब भूमध्य रेखा इसलिए है क्योंकि बिल्कुल पृथ्वी के मध्य में है और सबसे बड़ा घेरा बनाती है, परिधि बनाती है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि ये कौन सा है या इस रेखा को किस नाम से और पुकारा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि पृथ्वी पूरा चक्कर लगा रही है सूर्य के साथ ही अपने अक्ष पर घूम रही है, और इसी के साथ में एक हमने बात की थी कि 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। अब इसका प्रभाव ये पड़ता है कि वर्ष के कुछ समय ऐसी स्थिति होती है कि पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के सामने होता है और वर्ष के कुछ समय ऐसी स्थिति होती है कि दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग सामने होता है। अब ये स्थिति जब बनती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 जून की। ठीक है, यहां पर एक रेखा है जिसे हम कह सकते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और उत्तरायण की स्थिति में जब उत्तरी गोलार्ध के ठीक सामने होता है तो उत्तरायण की स्थिति में सूर्य की बिल्कुल लंबवत किरणें कहां पड़ती है, इस कर्क रेखा पर। और ये स्थिति सबसे सटीक बनती है 21 जून को। इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि गर्मी की ऋतु है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है। और ठीक इसी समय मकर रेखा पर, ठीक है, यहां पर मकर रेखा, ये दक्षिण गोलार्ध का भाग है, मकर रेखा पर यहां पर सूर्य, क्योंकि तिरछी किरण है, इसलिए यहां पर 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, यानी वो रात क्या हो गई, सबसे लंबी, क्योंकि यहां सर्दी की ऋतु है। अब यही स्थिति बदलकर, ये 21 जून की थी, अब यही स्थिति बदलकर आ जाती है 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर। ठीक विपरीत स्थिति आ गई। अब मकर रेखा पर जब लंबवत किरणें पड़ रही है तो यहां सीधी सी बात है, दिन क्या होगा, सबसे लंबा। और ठीक इसी समय अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहां सबसे लंबी रात वाली स्थिति हो जाती है 22 दिसंबर को। और यही हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों के मध्य की, भूमध्य रेखा, तो दो तिथियां हमने देखी थी, 21 मार्च और 23 सितंबर।
जब उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति ये चक्र चलता रहता है तो वर्ष में दो ऐसी स्थितियां आती है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और ये दो स्थितियां आती है, एक पहली 21 मार्च को, दूसरी बनती है 23 सितंबर को। और यही दो स्थितियां बनती है जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो ना तो लंबा दिन ना लंबी रात, ये बिल्कुल बराबर वाली स्थितियां होती है। अब ध्यान देने योग्य बात एक ये है कि दो ऐसे स्थान हैं पृथ्वी पर, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। ये ऐसे स्थान हैं जहां पर 6 माह का दिन या रात होते हैं। अब ये कब कब होते हैं ये भी हम देख लेते हैं, और इसमें भी यही उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियां ही योगदान देती है। जब उत्तरायण की स्थिति होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ठीक सामने होता है, तो सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव तक आसानी से पहुंच सकती है, और उस समय ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ पर उत्तरायण के समय क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है, यानी कभी अंधेरा नहीं होता, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, डूबता नहीं है, लगातार 6 महीने तक वो सूर्य दिखता है, इसलिए वो 6 महीने का दिन। लेकिन ठीक इसी उत्तरायण के समय दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती, और वो स्थिति होती है दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात लगातार, क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं देता, अंधेरा छाया रहता है। अब यही स्थिति जब बदलकर हो जाती है दक्षिणायन, यानी जब दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग सामने होता है, तब दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाती है, तो यहां हो जाता है 6 महीने का दिन लगातार, क्योंकि सूर्य की किरणें पहुंच रही है। और उसी समय उत्तरी ध्रुव ये सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल वंचित रहता है, इसलिए यहां हो जाती है 6 महीने की रात। तो हमने ये देखा, सबसे बड़ा दिन इसी समय सबसे बड़ी रात, यहां सबसे बड़ा दिन उसी समय यहां सबसे बड़ी रात। भूमध्य रेखा दो ऐसी तिथियां होती है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 6 महीने दिन और रात का चक्र चलता रहता है। अब इनके मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग समय में दिन और रात होते रहते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ साथ। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी की स्थिति थी, कुछ टॉपिक रह गया था, इसलिए ये हमने आज पूरा कर लिया। अब इसी के साथ में, क्योंकि ये हमारे सामने नए नाम आए, भूमध्य रेखा खैर हम जानते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये कुछ नाम आए, ये भी पृथ्वी से ही संबंधित है, और क्योंकि उत्तरायण दक्षिणायन के साथ है, इसलिए इन्हें साथ में लिया गया है। तो यहां देख लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की, किसी भी स्थान को अगर हम निर्धारित करना चाहें या किसी को इंगित करना चाहें, बताना चाहें, तो उसके लिए दो आवश्यक तत्व होते हैं, एक होता है अक्षांश, एक होता है देशांतर। अब ये कुछ नई बलाएं हैं, तो हम देख लेते हैं इनको। सबसे पहले अगर हम बात करें अक्षांश की, ठीक है, अक्षांश सीधी सीधी भाषा में अगर हम बात करें, शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर इनको और ढंग से देखेंगे। पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई रेखाएं हैं, किस दिशा में, पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में खींची गई रेखाएं, ठीक है। और देशांतर ये है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं, ठीक है। जब इन दोनों को साथ में प्रयोग किया जाता है, तो हम पृथ्वी पर किसी भी जगह, किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, दोनों को साथ में। लेकिन अलग अलग भी इनका प्रयोग होता है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अक्षांशों की, ठीक है। अक्षांश कहते किसे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे ग्लोब को, या हम कह सकते हैं पृथ्वी को, दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा को अभी देख लीजिए, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, और इसे मान दिया गया है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है। इस 0 डिग्री अक्षांश और पृथ्वी का केंद्र, ठीक है, पृथ्वी का केंद्र भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो भूमध्य रेखा और पृथ्वी का केंद्र, इससे उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम में खींची गई है, लेकिन
पृथ्वी का केंद्र और भूमध्य रेखा, इससे उत्तर और दक्षिण दिशाओं की तरफ जो कोणात्मक दूरियां बनती है, किस तरह की कोण बनाती हुई जो दूरियां हैं, वो क्या कहलाते हैं? अक्षांश। और इन अक्षांशों को जो मिलाती है या अक्षांशों से प्रदर्शित करती है वो रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। तो कोणात्मक दूरी निकालते हैं केंद्र और भूमध्य रेखा से। तो हमेशा किस दिशा में होती है? पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई है, लेकिन किसी ने जाके पृथ्वी पर खींची नहीं है। ये सब एक काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन स्थिति निर्धारण करने के लिए इनका योगदान होता है। अब कुछ अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अक्षांश होते कितने हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश हमने दिख ही रहा है हमारे को। तो ये सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम पहुंच जाएंगे यहां पर उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री अक्षांश से लेकर अगर हम क्रम से उत्तरी ध्रुव तक जाएं तो कुल 90 डिग्री अक्षांश, ठीक है, माने गए हैं। यानी जो उत्तरी ध्रुव है वो क्या है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कोणात्मक दूरी क्या हो गई? 90 डिग्री। अब देखेंगे हम, हमारा केंद्र पृथ्वी का, भूमध्य रेखा, उससे अगर हम कोण मिलाएं तो क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए इसे क्या दिया गया है? 90 डिग्री अक्षांश नाम दिया गया है। इसी तरह अगर हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं तो दक्षिणी ध्रुव पर भी 90 डिग्री है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो इस तरह से मध्य में 0 डिग्री, 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 90, दक्षिण की तरफ 90 डिग्री। इस तरह से अगर हम कुल काउंट करें तो ये 90 डिग्री उत्तर की तरफ, 90 डिग्री दक्षिण की तरफ, और ये एक 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 181 अक्षांश पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश नाम दिया गया है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के आधार पर। अब इन्हीं अक्षांशों के मध्य में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा तो आई गई। इसके अलावा ये एक रेखा है जिसको, या हम जिसका मान कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी ये कितने डिग्री का कोणात्मक दूरी कितने डिग्री की है? 23.5 डिग्री की कोणात्मक दूरी है, और ये महत्वपूर्ण है। और इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को नाम दिया गया है कर्क रेखा। जो हमने भी बात की थी, 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कहां पर? कर्क रेखा पर, और उसका मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी के ठीक उत्तर में एक और अक्षांश आता है जो फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कोणात्मक दूरी है 66.5 डिग्री की, और इसे नाम दिया गया है आर्कटिक वृत्त। क्या नाम दिया गया है? आर्कटिक वृत्त। अब इसका महत्व जलवायु प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये यहां महत्वपूर्ण आ गया। इसी तरह अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में इतना ही है, इसी तरीके से मान फिर यही रहेंगे दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि अब दक्षिणी गोलार्ध की बात आ गई, इसलिए दक्षिणी अक्षांश मान वही है 23.5 डिग्री, और इसे नाम दिया गया है मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा हमने देखा 22 दिसंबर को ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी तरीके से इसके फिर दक्षिण में अक्षांश आता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसे नाम दिया गया है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। और ये दोनों नाम आर्कटिक और अंटार्कटिक, क्योंकि आर्कटिक महासागर है और यहाँ अंटार्कटिक महासागर या अंटार्कटिका महाद्वीप के निकट है, इसलिए इसे अंटार्कटिक वृत्त नाम दिया गया है। तो ये हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और सबके नाम हैं। और मैं यही बता देता हूं क्योंकि इसका एक प्रदर्शन, अगर हमने अक्षांश देखा स्थिति निर्धारण के लिए, लेकिन अगर अक्षांश और देशांतर को साथ लें तो ही स्थिति निर्धारण होता है। लेकिन अगर अक्षांशों का एकल प्रयोग देखें, यानी अगर अकेला इसको प्रयोग देखें, तो अक्षांशों का प्रयोग होता है जलवायु निर्धारण में। किसमें होता है? जलवायु निर्धारण, और वो हमारे सामने है, किस तरह से देखेंगे। अगर हम बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा की, ठीक है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें 0 डिग्री अक्षांश भी शामिल है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके मध्य का भाग, ये संपूर्ण प्रदेश कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां लगभग साल भर सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है, लगभग। अब वो परिवर्तन होता रहता है उत्तरायण दक्षिणायन का, लेकिन क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश ऐसा क्षेत्र है जहां वर्ष भर गर्मी की ऋतु रहती है, यानी सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती है, और इन दोनों के मध्य ही सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन का चक्र लगातार चलता रहता है। कभी भी सूर्य, ये ध्यान रखने योग्य बात है, कभी भी सूर्य कर्क रेखा के उत्तर में या मकर रेखा के दक्षिण में कभी भी किसी भी स्थिति में लंबवत नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। और इसकी विशेषता भी यही है, साल भर तापमान लगभग उच्च बने रहते हैं, जिससे मौसम, कभी सर्दी की ऋतु नहीं आती, हम ये कह सकते हैं साधारण सी भाषा में। इसके अलावा तो ये पहला जलवायु हो गया। दूसरी अगर हम बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके मध्य का भाग, ये उत्तरी गोलार्ध में, यही क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। नाम से ही पता चल रहा है, सर्दी और गर्मी ये दोनों ऋतुएं क्या होती है? लगातार परिवर्तित होती रहती है, 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी, और ये उत्तरायण और दक्षिणायन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र है। इसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, यह कहलाता है शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। अब ये शीत कटिबंध क्यों कहलाता है? कि जैसा हमने देखा उष्ण कटिबंध में, क्योंकि सूर्य की किरणें लगातार लंबवत रहती है तो गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी। शीत कटिबंध में क्या होता है? सूर्य की किरणें निरंतर हमेशा तिरछी बनी रहती है। तिरछी बने रहने का कारण, क्योंकि वो झुकी हुई है, उत्तरायण दक्षिणायन का चक्र चलता रहता है, इसलिए सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, जिससे तापमान कम प्राप्त होता है। और ये ऐसा क्षेत्र है जो लगभग वर्ष भर, अगर हम महीना 2 महीना कुछ छोड़ दें तो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। जैसा हमने देखा था उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, लेकिन दिन है इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी ज्यादा होगी बर्फ पिघल जाएगी, नहीं, यहाँ बर्फ हमेशा जमी रहती है। और इसी तरह दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र, तो ये है अक्षांशों का जलवायु के संबंध में महत्वपूर्ण भाग। तो पूरी पृथ्वी को अगर हम देखें मुख्य रूप से 5 कटिबंधों में बांटा गया है, उत्तर दक्षिण अगर मिला लें। पहला तो है उष्ण कटिबंध, फिर आता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। तो कुल कितने कटिबंध हो गए? कुल 5 कटिबंध हो गए। अब ये कटिबंध क्या है, यहां भी ध्यान देने योग्य बात है कि अक्षांश अगर हम बात करें, अब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जा रहे हैं, तो किन्हीं भी 2 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध, ठीक है। तो ये शब्द वहीं से आया है, अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? कटिबंध। तो यहां तो ये बात हो गई अक्षांशों की। अब इसी तरह एक बात और आती है, एक प्रश्न यहां निकल कर आता है कि किन्हीं भी 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होगी। जैसे मान लीजिए
ये तो आ गया 0 डिग्री अक्षांश और आ गया 1 डिग्री अक्षांश। ये कोई भी दो अक्षांश है। अब इनके मध्य की दूरी कितनी होगी? तो किन्हीं भी दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर। और ये लगभग लगभग समान रहती है, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वो बराबर रहती है। अब ये बराबर रहती है, देशांतर में ऐसा नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। तो अक्षांश मध्य की दूरी कितनी होगी? 111.13 किलोमीटर। ठीक है। एक बात और है, अक्षांश हम देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम खींचे गए हैं, लेकिन ये क्या है? पूर्ण वृत्त है, यानी पूरा गोला पूरी पृथ्वी को घेरते हैं, पूर्व पश्चिम खींचे हुए हैं। जबकि देशांतरों में ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों है वो हम आगे देखते हैं देशांतरों में। अब बात आती है देशांतर की। ठीक है। अक्षांश क्या थे? पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचे गए पूर्ण काल्पनिक वृत्त थे। ठीक है, काल्पनिक थे लेकिन पूर्ण वृत्त थे। देशांतर क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा में खींचे हुए काल्पनिक अर्धवृत्त। अर्धवृत्त इसलिए है क्योंकि उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त, वो एक अक्षांश हो, एक देशांतर हो गया। जबकि अक्षांश नहीं है, जहां से शुरू होता है वहीं पे पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाकर खत्म होता है। इसलिए अक्षांश क्या थे? पूर्ण वृत्त थे। जबकि देशांतर अर्धवृत्त हैं, इसलिए इनकी संख्याओं में भी निरंतर अंतर रहता है। सबसे प्रमुख देशांतर, जैसा हमने अक्षांश में बात की थी 0 डिग्री अक्षांश, वो भूमध्य रेखा है, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये सबसे प्रमुख है। अब 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए साथ में इसका एक और महत्व है, इसी 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि लंदन में स्थित एक जगह है ग्रीनविच, वहां के सौर वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, वहां स्थापित की गई है, और वहां से निकलने वाली रेखा को नाम दिया गया ग्रीनविच रेखा, और उसी ग्रीनविच रेखा को आधार माना गया है 0 डिग्री देशांतर कहकर। ठीक है, तो वहीं से ही देशांतरों का प्रारंभ माना गया है। वैसे तो कहीं से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा ग्रीनविच शहर में स्थित एक सौर वेधशाला और सोलर ऑब्जर्वेटरी है, वहां से निकलने वाली रेखा को क्या नाम दिया गया? 0 डिग्री देशांतर। और यहीं से ही यह क्रम चलता है। अब ये उत्तर दक्षिण दिशा में खींचे गए हैं, लेकिन इनकी जो गणना होती है वो होती है पूर्व और पश्चिम की ओर। अक्षांशों में हमने क्या देखा? पूर्व से पश्चिम खींचे गए हैं, लेकिन गणनाएं होती है उत्तर और दक्षिण की तरफ। इसी तरह देशांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचे गए हैं, काल्पनिक है, अर्धवृत्त है, लेकिन इनकी जो गणनाएं होती है वो पूर्व या पश्चिम की ओर होती है। और इसी तरह ये पूरा घूमकर 180 डिग्री, 0 डिग्री से ठीक पीछे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। यानी 0 डिग्री से पूर्व की तरफ 180 डिग्री देशांतर तक, इसी तरह 0 डिग्री से लेकर पश्चिम की तरफ 180 डिग्री देशांतर। ये क्या हो गए? देशांतरों की गणना होती है। अक्षांश में हमने देखा 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण में, यही गणनाएं थी। लेकिन यहां क्या है? 180 डिग्री पूर्व की तरफ, 180 डिग्री पश्चिम की तरफ। अब अगर इनका टोटल कर लें तो ये 180 फिर 180 दोनों तरफ, एक ये 0 डिग्री देशांतर है, कुल कितने हो गए? ये हो गए 361 डिग्री। गणना करेंगे यही होगा, लेकिन ये संख्या क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम 0 डिग्री से ठीक पीछे जाएंगे, यानी दोनों तरफ से अगर हम पूर्व या पश्चिम की तरफ से जाएंगे, तो 180 डिग्री जो है वो एक ही रेखा है, वो पूर्व नहीं है, वो पश्चिम नहीं है, वो रेखा एक ही है। तो इसमें से अब बात करें तो इस एक रेखा को घटा देंगे, टोटल कितने हो गए? 360 डिग्री। ये है देशांतरों की कुल संख्या। और ये भी केंद्र और 0 डिग्री देशांतर पूर्व पश्चिम दिशा में कोणात्मक दूरी, ये भी यही प्रदर्शित कर रही है। बस अक्षांशों में क्या है? वो कोणात्मक दूरी उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ आती है, जबकि केंद्र से 0 डिग्री पर
जो पूर्व पश्चिम दिशा में कोणात्मक दूरियां ली गई है वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। तो इनकी संख्याएं हैं 360। अब जब स्थिति निर्धारण की बात आती है तो अक्षांश और देशांतर दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम केवल देशांतरों की बात करें, ठीक है, जैसे अक्षांश जलवायु में थे, वैसे ही देशांतरों का जो प्रयोग होता है वो होता है समय में निर्धारण में, यानी पृथ्वी पर समय कैसे निर्धारित किया जाए। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन देशांतरों में ये है, सबसे प्रमुख देशांतर 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा। इसके अलावा 180 डिग्री देशांतर, इसे नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर प्रशांत महासागर से गुजरती है और इसे नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। वाशिंगटन सभा हुई थी, उसमें 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। तो अब ये जो तिथि रेखा है, ये भी जो जल यात्री होते हैं, या जो हम नाविक कह सकते हैं, या जो बड़े बड़े जहाज पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, तो जब इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं, उसमें ये समय को या तो जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे। मान लीजिए ये जो हमारी रेखा है, ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई नाविक पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हुए आगे बढ़ता है, यानी वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसे पार करता है, तो वो क्या करेगा? अपने समय को जोड़ लेगा, यानी उसमें एक दिन और जोड़ देगा। लेकिन जब वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करता है तो वो उसे घटा देगा। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की है। इसमें सबसे प्रमुख बात यही ध्यान रखने योग्य है कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। अब देशांतरों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षांश हमने देखे थे पूर्ण वृत्त थे, लेकिन देशांतर क्या है? अर्धवृत्त। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचे गए हैं, यानी हर रेखा, यानी हर देशांतर उत्तर से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं, जबकि अक्षांशों में ऐसा नहीं है, कोई भी अक्षांश आपस में आकर मिलते नहीं है, जबकि देशांतर ध्रुवों पर आकर एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। इसी कारण से इनके मध्य की दूरियों में पर्याप्त अंतर होता है। लेकिन भूमध्य रेखा पर, यानी 0 डिग्री अक्षांश पर, किन्हीं भी दो देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है, और ये जो दूरी होती है ये होती है 111.32 किलोमीटर। कहां पर? केवल भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होगी? कम होती जाएगी, और ध्रुवों पर शून्य, क्योंकि सब आकर मिल गए इसलिए बिल्कुल 0 हो जाती है। अब बात करते हैं समय निर्धारण। देशांतरों से समय निर्धारण कैसे होता है? सूर्य, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। साथ ही साथ क्या हो रही है? पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है। इसके कारण क्या होता है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा हमें दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए सूर्य हमें पूर्व में उदय होता हुआ दिखाई देता है। और इसी गति में, जो ये गति है, इसमें एक देशांतर को पार करने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का। ठीक है, यानी हर एक देशांतर को पार करने में जो समय लगा वो लगता है 4 मिनट का समय। और इसी 4 मिनट के आधार पर, यानी देशांतरों को पार करने में समय को घटाया या बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस आधार पर ये होता है। एक छोटा सा उदाहरण हम देख लेते हैं कि देशांतरों से समय निर्धारण कैसे हुआ। मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, यहां पर दोपहर के
12 बजे है। समय क्या हुआ है? दोपहर के 12 बजे है। अब दो स्थान लेते हैं हम, घटाना और जोड़ना, दोनों इसी में देख लेंगे। तो 0 डिग्री देशांतर ये हमारी आधार रेखा हो गई, जहां पर क्या समय हुआ है? दोपहर के 12 बजे हैं। अब दो स्थान हम ले लेते हैं। एक स्थान हम लेते हैं 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक स्थान लेते हैं हम 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इन दोनों ही स्थानों का हमें क्या करना है? समय ज्ञात करना है। अब हम ये जानते हैं एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो सबसे पहले तो हम नंबर 1 15 डिग्री देशांतर, इसका समय ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देशांतरों का अंतर देखेंगे। कितने देशांतर आ रहे हैं? कुल 15 देशांतरों का अंतर हो गया। 0 से 15 तक अगर हम बात करें, 15 देशांतर का अंतर हो गया। और एक देशांतर को पार करने में समय कितना लग रहा है? 4 मिनट का। अब हम जब इसे गुणा करेंगे तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे पास 60, लेकिन ये जो उत्तर आएगा ये हमेशा आएगा मिनट में, क्योंकि 4 मिनट का समय लग रहा है। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटे का समय, यानी 1 घंटे का अंतर आया। अभी हम यहीं तक ही बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला बात। दूसरी अगर हम बात करें, स्थिति है हमारे पास 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर की। अब यही हमारी आधार रेखा है, क्योंकि ज्ञात हमें कहाँ का स्थान है? 0 डिग्री देशांतर का ज्ञात समय है, तो सीधी सी बात है आधार यही होगा। तो फिर हम अंतर निकालेंगे, 0 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इनमें अंतर कितने देशांतरों का आ रहा है? 30 देशांतरों का अंतर आ रहा है। बात वही है, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगा। गुणा कर देंगे, कितना आंसर आया हमारे पास? 120 मिनट, या हम इसे कह सकते हैं 2 घंटे। तो ये हमारे पास अंतर आ गया। एक स्थान है जहां पर 1 घंटे का समय आ रहा है, एक स्थान है जहां पर 2 घंटे का समय आ रहा है। अब वापस यही बात, पृथ्वी की घूमने की जो दिशा है, पृथ्वी की घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, यानी वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसलिए हमें सूर्योदय कहां से होता हुआ दिखाई देता है? पूर्व दिशा से। तो इसमें यह किया जाता है कि जब भी हम पूर्व दिशा में जाते हैं तो समय क्या हो जाता है? प्लस, यानी समय को जोड़ दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। और पश्चिम दिशा की ओर समय क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें कि अगर हम पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो घड़ी को जैसे चलती है सीधी चलने देंगे, और अगर पश्चिम दिशा का समय ज्ञात करें तो घड़ी को थोड़ा उल्टा चलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की। यहीं से हमें पता चल रहा है कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं? पूर्व की ओर। तो हमें समय क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ेंगे, घड़ी आगे चलाएंगे। कितनी चलानी है? हमारे पास अंतर है 60 मिनट या 1 घंटे का। तो क्योंकि यहां दोपहर के 12 बजे हैं तो हम आगे बढ़ाएंगे घड़ी जैसे नॉर्मल चलती है, तो यहां क्या समय हो जाएगा? दोपहर के 1 बजे, ठीक है, मध्याह्न के 1 बज गए। इसी तरीके से 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यही हमारे पास आंसर है। पश्चिम में जा रहे हैं, पश्चिम में जाएंगे तो क्या कर देंगे? समय को घटाएंगे, यानी घड़ी उल्टी चलाएंगे। अंतर कितना करना है ये भी हमारे पास दिया हुआ है, 2 घंटे। अब यहां अगर 12 बजे तो घड़ी को उल्टा करें, 1 घंटे पीछे करेंगे 11 बजेंगे, फिर 1 घंटे पीछे करेंगे 10 बजेंगे, तो यहां पर आ जाएंगे सुबह के 10 बजे। और ये हमारे पास जो देशांतर है, इसका जो विशेषता है, अगर केवल देशांतर की बात करें तो समय निर्धारण में काम में लिया जाता है। और इसी तरीके से हर देश, विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देशों में अपना एक मानक समय निर्धारण होता है। वो रेखा वो मानी जाती है जिससे पूरे देश में समय निर्धारित होता है। और अगर हम बात करें भारत की, तो हमारे भारत का जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। जो इस 0 डिग्री देशांतर, क्योंकि यहीं से ही प्रारंभ होता है तो इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को आधार रेखा माना जाता है। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका नाम क्या था? ग्रीनविच रेखा। इससे 5.5 घंटे समय में आगे है। सीधा सीधा उदाहरण बात करें तो अगर 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 5:30 बजेंगे। और यही आपको निकालना भी है। आप खुद प्रयास करेंगे कि 5.5 घंटे आगे क्यों है, क्योंकि हमारे पास भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यही आपको इसमें ज्ञात करना है। पहले आप प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद।